Hello dear student, today now we have start new chapter number 10, class 12 history. The name of chapter colonialism and country as side. ये बेटा आप हाफ चैप्टर आ रहा है आपके, ठीक है. सो वी हैव स्टार्ट फर्स्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलोनीज, ठीक है. सो आपको मालूम होगा ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था और ऑलमोस्ट 190 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया था, ठीक है. तो उसी टाइम पीरियड से रिलेटेड ये चैप्टर है बेटा. कॉलोनियल रूल वॉज द फर्स्ट स्टैब्लिश इन बंगाल. और सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे बेटा जो इंडिया में आए और उन्होंने अपने आप को यहाँ पे एज ए मर्चेंट बनकर आए थे, व्यापारी बन के, तो उन्होंने अपने आप को यहाँ सेटअप किया बेटा बंगाल में. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट अटेम्प्ट टू रीऑर्डर the ruler society and establish the new regime to land rights and the land revenue system. अब देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी और पहली बार इंडिया में सेटअप हुई थी, तो इसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया, जितने भी इसके ऑर्डर्स थे उनको रीऑर्डर किया कि जो रूरल सोसाइटी है, जो यहाँ की ग्रामीण समाज है, और इस्टेब्लिश वहाँ पे क्या इस्टेब्लिश करना, एक न्यू रिज्म, एक नया शासन स्थापित करना, किसके लिए, लैंड राइट्स के लिए और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए. रेवेन्यू वर्ड यूज़ किया जाता है बेटा एग्रीकल्चर पे लगने वाले टैक्स के लिए, ठीक है. जो उनसे सोर्सेज या जो भी मनी गेन होता है वी काउंट एज द रेवेन्यू. अब यहाँ पे हमारा पहला जो टॉपिक है बेटा, एक्शन इज़ द ब्रेडबॉर्न ड्यू टू द डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू. ऑक्शन हो रहा है, बोली लग रही है ब्रेडबॉर्न में, ठीक है. अभी क्यों है, क्योंकि वो अपने पेमेंट को टाइम पे, जो रेवेन्यू था, जो राजस्व था, उसको टाइम पे नहीं दे पाए, ठीक है. सो देयर आर द सम पॉइंट. फर्स्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है. स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त इसको कहते हैं बेटा हिंदी में. सो इन द 1793 गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे बेटा. ईयर याद रखना आपको, 1793. गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन इंडिया. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स द रेवेन्यू डेट द जमींदार्स हैड टू पे. अब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, जो वहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने परमानेंट एक फिक्स कर दिया रेवेन्यू कि इतना रेवेन्यू हमें जमींदारों से लेना होगा. द स्टेट्स ऑफ द जमींदार्स हु फेल टू द पे फिक्स रेवेन्यू अमाउंट वर ऑक्शंस. और जितने भी जमींदार थे, जो जमींदार फिक्स जो रेवेन्यू था उसको अगर टाइम पे नहीं दे पाते थे, तो उनके जितने भी प्रॉपर्टी होती थी, उनकी जो लैंड्स होते थे, हाउस होते थे, उनको ऑक्शंस बोली लगाकर बेच दिया जाता था. अब ऐसा ही स्टोरी है राजा ऑफ बृदवान फेल टू द पे हिज ड्यू टू हिज स्टेट्स महल्स. अब देखो जब राजा बृदवान देने को मना, मतलब वो कैपेबल नहीं था, तो जो इसके स्टेट्स थे यानी महल वॉस ऑक्शंस इन द 1797. कब इनको ऑक्शंस करते हैं बेटा, 1797 को. सो द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू द ऑक्शन स्टेट्स ऑफ द जमींदार्स फेल्ड. The purchasers who brought the estates in the auctions were the servant and agents of the rajas. अब जो ये ऑक्शन में जो महल्स स्टेट्स खरीदते हैं वो बेटा उसी के सर्वेंट होते हैं और उसी राजा के एजेंट्स होते हैं. दे ब्रॉट द स्टेट्स ऑफ दियर राजा, और वो अपने राजा को वापस अपना महल और स्टेट्स दे देते हैं. और सो द स्टेट्स रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द राजा. और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बृदवान के राजा थे और जो उनके स्टेट्स थे वो वापस उन्हीं के पास आ जाते हैं. सो ओवर द 95% ऑफ द सेल ऑफ द ऑक्शंस वॉज फिक्शनाइज्ड, ठीक है. अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है. अब परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा. तो सबसे पहले आपको कॉर्नवालिस याद रखना बेटा, ईयर 1973 याद रखना है, ठीक है. अब देखिए, सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल, जब बंगाल को जीत लिया था ब्रिटिशर्स ने, द ब्रिटिशर ऑफिसर वर द फेसिंग द प्रॉब्लम्स टू कलेक्टिंग द रेवेन्यू. अब बंगाल के जो किसान थे, जो लोग थे, उनसे टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करने में उनको प्रॉब्लम होने लगी थी बेटा. So they taught to develop the agriculture, trade and the revenue sources to the state by. अब देखिए इसके बेस पे they taught to develop the agriculture, trade and revenue resources of the states by.
इंकरिंग द इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने सोचा कि हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, ट्रेड को करना है और इन्वेस्टमेंट करेंगे एग्रीकल्चर में. सो दे प्रपोज्ड टू डू सो दिस द सिक्योरिंग राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द फिक्सिंग द रेवेन्यू डिमांड परमानेंटली. उसको स्थायी कर दिया, परमानेंट कर दिया कि इतना अमाउंट आपको फिक्स करते हैं, इतना आप अमाउंट हमें पे कर दीजिएगा. कंपनी ऑफिशियल्स, अब जो कंपनी के अधिकारी थे ऑफिशियल्स, थॉट दैट द फिक्स रेवेन्यू डिमांड इंश्योर द रेगुलर इनकम, और वो उनके लिए क्या हो गया, एक रेगुलर इनकम के सोर्स हो गए. बट द प्रॉब्लम वॉज इन द आइडेंटिफाइंग द पर्सनस हु कुड इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द पे द फिक्स अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स. बट अब प्रॉब्लम ये थी कि उसको आइडेंटिफाई करना, उस पर्सन को, कि कौन इनसे टैक्स ले रहा है, किसने अपना टैक्स दे दिया है. बिकॉज यू नो उस समय इतना नहीं था कि सबका हमें नाम पता हो या लिखा जाता था. तो एक प्रॉब्लम्स हो रही थी ब्रिटिशर्स के लिए कि फार्मर से, इतने सारे फार्मर से हम कैसे रेगुलर बेसिस पे टैक्स लें. आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड डिबेट, अब देखो बहुत बड़ी डिस्कशन के बाद, द कंपनी डिसाइड टू मेक द राजास एंड द तालुकादार. अब इसके बाद जो कंपनी थे, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि राजा को और तालुकादार, तालुका स्पेशली कहते हैं, जैसे अभी हम प्रोविजंस कहते हैं या स्टेट्स कहते हैं, यू नो यूपी में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे जिला ना के उनको तालुकास कहते हैं अभी भी, ठीक है. तो इट्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तालुकास है ना, ऑफ द बंगाल्स ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द पर्पज़. और इसीलिए बेटा बंगाल के राजाओं को और तालुकादारों को उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स बनाई. द राजास एंड द तालुकादार वर कॉल्ड नाउ हैज़ जमींदार. और जब ये उनके तालुकादार बन गए, उनके कॉन्ट्रैक्ट में आ गए बेटा, तो यही राजास और तालुकादार क्या कहलाने लगे, जमींदार्स कहलाने लगे. बड़े बड़े लैंड के ये ऑनर्स बन गए. द जमींदार हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड फिक्स बाय द स्टेट्स. और अब ये जो जमींदार थे वो उनसे पे लेते थे, रेवेन्यू डिमांड करते थे जो फिक्स कर देता था स्टेट. एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस आल्सो जमींदार एंड देयर फंक्शंस. अब ये जो जमींदार बन गए, अब इनके क्या काम होंगे, क्या इनके फंक्शंस होंगे. सो अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त के अंदर बेटा, द राजास एंड द तालुकादार वर द कन्वर्टेड हैज़ द जमींदार. ये किस में कन्वर्ट हो गए, जमींदार में कन्वर्ट हो गए. इन द प्रैक्टिस द जमींदार वॉज नॉट द लैंड ऑनर. अब देखिए जो जमींदार थी वो लैंड ऑनर नहीं रही इन द विलेज, बट द रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट. अब वो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स बन गए स्टेट्स के अंदर. सो दे हैड अबाउट द 400 विलेजेस अंडर द कंट्रोल. और उनके अंडर में कितने, 400, लगभग 400 विलेज उनके कंट्रोल में थे. इन द कैलकुलेशन ऑफ द कंपनी, वन जमींदारी फॉर्म वन रेवेन्यू स्टेट. और अब देखिए कंपनी ने क्या कैलकुलेशन कर रखा कि एक जमींदार के लिए हम एक रेवेन्यू स्टेट दे देते हैं और वहीं से वो सारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगा. द जमींदार कलेक्ट द रेंट एंड द पेड द फिक्स अमाउंट एंड कीप द एक्सेस एज हिज इनकम. The Jamidar collect rent from the different villages. He was expecting to pay the company on the regular basis. If he failed to pay the amount, his estate would be auctioned. अब जमींदार के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना अमाउंट उसको बता दिया गया है उतना अपने फार्मर से ले और उतना वहाँ पे जमा कराएं. अगर वो नहीं कराता था तो उसके खुद के स्टेट्स, उसके खुद की प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया जाता था. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो.